आज की इस वीडियो में हम नेशनल एमडीकेट 2020 का जो पास्ट पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। तो इसी वीडियो का जो पहला पार्ट था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। तो आज जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, तो आप चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। जो 10th क्वेश्चन है उसके अंदर कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल डैश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यूज़ होती हैं वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं या फिर सेम रहती हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होती है जो वो फ्री स्पेस में होती है उसके कंपैरिजन में वो डिक्रीज़ हो जाती है जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फिर हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। तो अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ क्यों होती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करने से, तो वो हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी एक चार्ज है जो कि क्यू। तो ये क्यू चार्ज है, इसके अराउंड जो पूरा रीजन होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर हमें मालूम करनी है उस फील्ड की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो जो ये पॉइंट है ये डिस्टेंस r पे लोकेटेड है उस चार्ज से। तो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पे, उसको हमें फाइंड करना है। तो वो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी एट अ पॉइंट विच इज़ प्रेजेंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज, तो वो इक्वल होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है वो के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो हमारा के होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी हम उसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट भी हम उसको कहते हैं। तो ये जो के होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो जो हमारा मीडियम होता है उस चार्ज के अराउंड, मतलब ये जो चार्ज है इसके अराउंड जो मीडियम होगा उस मीडियम के ऊपर इसकी के की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो जब फ्री स्पेस होगी, मतलब कि हमारी चार्ज के अराउंड जो पूरा रीजन है वो फ्री स्पेस वाला है, उसके अंदर कोई भी मटेरियल मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, तो फिर उस केस में जो के की वैल्यू होगी फ्री स्पेस में वो इक्वल होगी 1/4πε0 के। और जब हमारे पास कोई मटेरियल मीडियम होगा, कोई डाइलेक्ट्रिक होगा इस चार्ज के अराउंड जो रीजन है उसके अंदर, तो फिर जो के की वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी 1/4πε0 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया इस चार्ज के अराउंड जो रीजन है उसमें, तो फिर जो हमारी के की वैल्यू है उस के की वैल्यू पे क्या असर हुआ कि जो हमारी के की वैल्यू हो वो पहले के कंपैरिजन में एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज़ हो गई। ये जो हमारा पूरा 1/4πε0 है ये इक्वल है किसके, ये जो टर्म है ये इक्वल है हमारी के की जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस में उसके इक्वल है। और अब हमारे पास यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन आर जो कि क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम की। और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो के इन फ्री स्पेस अपॉन एप्सिलॉन आर। तो उसका मतलब कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो जो के की वैल्यू है वो फ्री स्पेस के कंपैरिजन में एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज़ हो गई। तो जब के की वैल्यू एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज़ हो गई तो उसका मतलब कि जो हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो कि इक्वल है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर के, तो के की वैल्यू कम होने से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी कम होगी, तो अब जो बाद में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो पहले के कंपैरिजन से एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगी। मतलब कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है हमारे मीडियम की, जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, डिक्रीज। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारी एक तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो, और जो तीसरा हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो तीनों हमारी क्वांटिटीज़ हैं ये जो फ्री स्पेस में इनकी वैल्यूज़ होती है उसके कंपैरिजन में इनकी वैल्यू जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं हम
तो फिर इनकी वैल्यूज़ कम हो जाती है पहले के कंपैरिजन में। तो ये जो हैं ये डिक्रीज़ हो जाती हैं ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब कोई मटेरियल मीडियम होता है, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर जो ये क्वांटिटीज़ हैं इन क्वांटिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। जो फ्री स्पेस में इनकी वैल्यूज़ होगी उसके कंपैरिजन में अब इनकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी। और कितनी डिक्रीज़ हो जाएंगी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के केस में देखा एप्सिलॉन आर टाइम्स, तो इन सब की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी, जो कि मीडियम जो है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है। तो एक जो क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, तो ये जो कैपेसिटेंस होती है ये इंक्रीज़ हो जाती है जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं डाइलेक्ट्रिक को। मतलब कि जो हमारा कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो ये दो प्लेट्स हैं, तो इन दो प्लेट्स के बीच में जब फ्री स्पेस होगी तो जो कैपेसिटेंस होगी उसके कंपैरिजन में जब इसके बीच में हम कोई मीडियम रखेंगे तो जो कैपेसिटेंस होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब कि कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है डाइलेक्ट्रिक की वजह से, और वो कितनी इंक्रीज़ होती है, वो एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज़ होती है। तो ये जो आपको सारी डेटा है ये याद रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 11th उसमें हमसे पूछ रहा है कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी, मतलब कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा क्या होती है। ऑप्शन ए में कह रहा है नेगेटिव, ऑप्शन बी में पॉजिटिव, ऑप्शन सी में ज़ीरो या ऑप्शन डी में मैक्सिमम। तो जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब हमारी जो स्लोप होती है ये पॉजिटिव क्यों होती है, तो इसको हम सीखते हैं। तो ये हमारा एक डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि हमें जो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिली है, स्ट्रेट लाइन मिली है उसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करती है तो इस ग्राफ से स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये हमारा एक डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। तो अगर आप देखें इस ग्राफ के अंदर तो ये जो हमारी लाइन है इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हमें वैल्यू बताएगा स्पीड की। तो ये जो लाइन है इसका जो स्लोप होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव इस वजह से होता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है स्लोप की वो डिपेंड करती है डिस्टेंस और टाइम पे। और ये जो हमारा डिस्टेंस होता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस के पॉजिटिव होने से हमारा जो स्लोप होता है जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जब स्केलर क्वांटिटी है तो उसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है हमारे डिस्टेंस का। तो सीधी सी बात है जब कोई भी बॉडी एक अपनी प्लेस से थोड़ा भी मूव करेगी तो कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस का, और जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसके पास डायरेक्शन भी नहीं होता। अगर डायरेक्शन इसके पास हो मतलब कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो चांस हो सकता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो, क्योंकि जो वेक्टर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं जब उनका डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। तो इसके केस में ये चीज़ नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी वजह से डिस्टेंस भी हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑप्शन बी जो है पॉजिटिव, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो 12th क्वेश्चन है उसमें कह रहा है एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल द रेंज बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब कि वो कौन सी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिस पे प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो जो मैक्सिमम रेंज होती है उसके कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी। ऑप्शन ए में कह रहा है 15 डिग्री, ऑप्शन बी 20 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री या ऑप्शन डी 40 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हम किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें ताकि उसकी जो रेंज है वो जो मैक्सिमम रेंज होती है उसके कंपैरिजन में हाफ हो। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम रेंज का फार्मूला लिखेंगे। तो रेंज का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो हमारी रेंज मैक्सिमम कब होती है, तो रेंज हमारी मैक्सिमम तब होती है जब ये जो sin 2 थीटा होता है इसकी वैल्यू 1 हो,
क्योंकि जो हमारी किसी भी एंगल का साइन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो 1 है। तो उसका मतलब कि जब इस साइन 2 थीटा पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 हो तो हमारी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो जो साइन 2 थीटा की वैल्यू जब 1 होती है तो रेंज होती है हमारी मैक्सिमम। तो कौन सी एंगल का साइन होता है 1 के इक्वल, तो होता है 90 डिग्री का। तो मतलब साइन 91 के इक्वल होता है, तो उसका मतलब कि 2 थीटा की वैल्यू जब 90 हो, मतलब कि जो थीटा है उसकी वैल्यू 45 डिग्री हो, तो 45 पे हमारी रेंज मैक्सिमम होती है। तो जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होती है तो हमारा जो रेंज होता है वो इक्वल हो जाता है V0² अपॉन जी के। तो V0² अपॉन जी है जो ये हमारी मैक्सिमम रेंज है। तो अब इस मैक्सिमम रेंज की बिल्कुल हाफ के इक्वल रेंज की वैल्यू किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे होगी, मतलब कि अब जो रेंज की वैल्यू हो वो V0² अपॉन जी के बिल्कुल हाफ हो, मतलब डिवाइडेड बाय 2 हो। तो इतनी वैल्यू कब बनेगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है उसके हाफ हो, मतलब कि मैक्सिमम होती है साइन 2 थीटा की वैल्यू 1। तो जब साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ हो जाए तो सीधी सी बात है हमारी जो रेंज होगी वो भी हाफ हो जाएगी। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर हाफ हो तो हमारे पास रेंज भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर हम हाफ लिख दें तो जो रेंज हो जाएगी हमारी वो इक्वल हो जाएगी V0² अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय 1/2। मतलब ये जो मैक्सिमम रेंज है इससे बिल्कुल हाफ हो जाएगी रेंज जब साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ हो। तो अब साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ कब बनेगी, तो वो कौन सी एंगल होगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ हो जाए। तो अब वो कौन सी थीटा की वैल्यू होगी जिस पे जो साइन 2 थीटा एक्सप्रेशन है पूरा इसकी वैल्यू 1/2 हो। तो जो 1/2 होती है वो किस एंगल की साइन होती है, तो जो 30 डिग्री होती है उसकी जो साइन की वैल्यू होती है वो होती है हाफ। तो इसका मतलब कि जो टू थीटा है यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री। तो जब 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो उसका मतलब कि जो थीटा होगी उसकी वैल्यू होगी 15 डिग्री। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे डिवाइड होगा 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 15 डिग्री। तो जो थीटा हमारी 15 डिग्री होगी जब, तो क्या होगा जो साइन 2 थीटा है उसकी वैल्यू आएगी हाफ। और जब साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास हाफ होगी तो जो हमारी रेंज होगी वो मैक्सिमम के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी। तो उसका मतलब कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री रखें तो उसकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम रेंज के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास A 15 डिग्री। तो हमारा जो 13th क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे क्या पूछ रहा है कि इफ़ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0, हाउ फार विल इट फॉल इन टाइम t। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, तो अब वो टाइम t के अंदर कितना नीचे आएगा, मतलब कि वो नीचे के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने ऊपर से ड्रॉप किया है। तो ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से नीचे जब ड्रॉप किया तो ऊपर जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी उस पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू हो गई 0। तो जब जैसे कि ये डाउनवर्ड मोशन है तो डाउनवर्ड मोशन के दौरान जो जी की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो जी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि पॉजिटिव होगी। और हमारे पास यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो टाइम है टी। तो इस टाइम टी के अंदर बॉडी जो है हमारी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे के डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, मतलब ये कितना नीचे आएगा ड्रॉप होने के बाद। तो वो जो डिस्टेंस है जो ये नीचे के डायरेक्शन में कवर करेगा वो हमें फाइंड करना है, मतलब कि ये नीचे कहाँ तक आएगा वो हमें बताना है क्वेश्चन में। तो जो हमारी मोशन अंडर ग्रेविटी होती है उसके अंदर एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जो हमारा फार्मूला होता है वो ये होता है कि एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सीधी सी बात है, वी आई दी गई है, जी दी गई है, तो जो टाइम है उसकी वैल्यू टी दी गई है। तो हम क्वेश्चन के अंदर कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम पैरामीटर्स हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं और जो कि हमें फाइंड करने हैं।
तो जो एस होगा वो इक्वल हो जाएगा वी आई की वैल्यू 0 है मल्टीप्लाइड बाय जो टी की वैल्यू है हमारे पास, टाइम की वैल्यू है वो हमारे पास है टी प्लस हाफ, जी की वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। तो एस इक्वल हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय टी 0 प्लस हमारा जो 2 है उसको 9.8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी वैल्यू 4.9 और मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को जब हमने नीचे के डायरेक्शन में ड्रॉप किया तो ये 4.9 टी स्क्वायर डिस्टेंस नीचे कवर करेगा, मतलब नीचे के डायरेक्शन में ये 4.9 टी स्क्वायर मीटर्स नीचे आएगा, मतलब कि 4.9 टी स्क्वायर डिस्टेंस वो नीचे के डायरेक्शन में कवर करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा बी 4.9 टी स्क्वायर। तो जो मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी हमें क्वेश्चन में दिया गया हो कि बॉडी को हमने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है, मतलब कि डाउनवर्ड मोशन की बात हो, तो डाउनवर्ड मोशन के दौरान जो इनिशियल पोजीशन होती है बॉडी की बिल्कुल ऊपर, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है 0, मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है डाउनवर्ड मोशन के दौरान। और जो जी की हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट वो होती है पॉजिटिव में, मतलब कि प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो हमारी वेलोसिटी होती है ऊपर वाली पोजीशन पे 0 होती है और जैसे बॉडी नीचे मूव करती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और जो उसकी बिल्कुल फाइनल पोजीशन होती है बॉडी की वहाँ पे जो इसकी जो वेलोसिटी होती है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी बनती है बॉडी की तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी। तो अगर हम बात करें अपवर्ड मोशन की, तो अपवर्ड मोशन के दौरान क्या होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मतलब उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू होगी, तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी और जो फाइनल पोजीशन होगी उस पे जो बॉडी की वेलोसिटी है जो कि है वी वो हो जाएगी 0, क्योंकि बॉडी जो है अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट मूव कर रही है, तो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू होगी। वी की जो वैल्यू होगी वो जैसे ऊपर बॉडी मूव करेगी वो डिक्रीज़ होगी और डिक्रीज़ होके फाइनल पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0 ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन के दौरान वी की वैल्यू आपको दी गई होगी, जबकि वी होगी वो 0 होगी और जो जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, मतलब कि माइनस में होगी। अब माइनस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अब अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी भी कम हो रही है, इसकी वजह से एक्सीलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी। और यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन के केस में बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी वजह से इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखनी है कि अपवर्ड मोशन के दौरान वैल्यूज़ किस तरीके से होती हैं और डाउनवर्ड मोशन के दौरान किस तरीके से वैल्यूज़ होती हैं। तो ने 14 क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है कि द न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, तो न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि वर्क, ऑप्शन बी में पावर, ऑप्शन सी में इम्पल्स, ऑप्शन डी में मोमेंटम। तो जो हमारा न्यूटन सेकंड होता है वो दो क्वांटिटीज़ का यूनिट होता है, एक इम्पल्स का दूसरा मोमेंटम का। तो इस क्वेश्चन के अंदर सी और टी दोनों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि जो न्यूटन सेकंड होता है वो इम्पल्स का भी यूनिट होता है और वो मोमेंटम का यूनिट भी होता है। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन सही होंगे, सी और टी। तो ये जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था इसको बाद में स्कोरिंग से रिमूव कर दिया था, क्योंकि इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। मोमेंटम का भी न्यूटन सेकंड यूनिट होता है, इम्पल्स का भी न्यूटन सेकंड यूनिट होता है। तो अब हम देखेंगे कि मोमेंटम का न्यूटन सेकंड यूनिट किस तरीके से होता है, इम्पल्स का किस तरीके से होता है। तो हमारे पास जो इम्पल्स होता है उस इम्पल्स का फार्मूला होता है इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और टाइम का सेकंड। तो सीधी सी बात है, हमारा जो इम्पल्स है उसका यूनिट भी हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो हमारे इम्पल्स का यूनिट इस तरीके से न्यूटन सेकंड है। और अगर हम देखें मोमेंटम को, तो मोमेंटम का फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम वी। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, जबकि वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है ये भी न्यूटन सेकंड के इक्वल होता है। वो किस तरीके से होता है, तो अगर हम किसी भी वैल्यू से अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो उस चीज़ की वैल्यू में कोई इजाफा नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड से अगर हम
सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड इसको मल्टीप्लाई कर दें तो भी इसकी वैल्यू में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेकंड को सेकंड से डिवाइड करेंगे हमें 1 मिलेगा। तो जब इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड हो जाएगा नीचे सेकंड स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के, और ये हमारा सेकंड, तो जो हमारा मोमेंटम है उसका यूनिट भी न्यूटन सेकंड हुआ। तो इस फार्मूला से जो हमें पता चला किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूनिट है मोमेंटम का, वो भी न्यूटन सेकंड के इक्वल होता है। तो और अगर आप देखें हमारे इम्पल्स के फार्मूला को, जो कि है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो सीधी सी बात है, इम्पल्स का और मोमेंटम का यूनिट दोनों का सेम ही होगा, जो कि हमारा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम न्यूटन सेकंड। तो इसका भी इसके इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के, तो इसका भी सीधी सी बात है न्यूटन सेकंड ही यूनिट होगा। तो इसके दोनों करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a 7.5 meter heighted weightlifter raises weights with a mass of 50 kg to a height of 0.5 meter above his head. How much work is being done by him when gravity is equal to 10 meter per second square? तो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एक 1.75 मीटर हाइट वाला वेट लिफ्टर है, वो क्या कर रहा है, वो 50 kg मास वाले वेट्स हैं उनको ऊपर के डायरेक्शन में कैरी कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहा है। और कितनी ऊंचाई तक लिफ्ट कर रहा है, कितनी हाइट तक लिफ्ट कर रहा है, तो वो 0.5 मीटर की ऊंचाई तक उन्हें लिफ्ट कर रहा है अबोव हिज हेड, मतलब अपने हेड से 0.5 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट कर रहा है। तो जब वो वेट्स को एक पर्टिकुलर हाइट तक लिफ्ट कर रहा है तो उसके लिए उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें वो वर्क बताना है जितना उस वेट लिफ्टर को करना पड़ेगा इन वेट्स को ऊपर लिफ्ट करने में। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी किसी बॉडी को हम अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कराते हैं ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड हम उसको कैरी करते हैं, तो उसके लिए वर्क करना पड़ता है। अब जो हम वो वर्क करते हैं बॉडी पे, वो बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो वर्क स्टोर होगा। तो अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की जो पहले थी उसके कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी, जितना हमने वर्क किया उतनी, क्योंकि जो हमने वर्क किया बॉडी पे उसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए, वो वर्क बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो अब बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज आएगी, जितना हम वर्क करेंगे। उसका मतलब कि बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने के लिए जो वर्क करना पड़ा, वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज आ रही है बॉडी के, उसके इक्वल होगा, क्योंकि सारा जो हम वर्क करेंगे वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी वो इक्वल होगी mgh के। इसका मतलब कि बॉडी को जब ऊपर लिफ्ट किया तो उस पर कितना वर्क हुआ, वो इक्वल हो जाएगा हमारा mgh के, मतलब कि मास ऑब्जेक्ट का और ग्रेविटी की वैल्यू और हाइट मतलब कि जितनी हाइट तक हमने उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया, तो वो हो गई हमारी हाइट h। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी उतना वर्क हुआ होगा बॉडी पे, क्योंकि वर्क की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। तो इस फार्मूला की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि एक वेट लिफ्टर है, उसकी खुद की जो हाइट है वो कितनी है, उसकी खुद की हाइट है 1.75 मीटर, और वो अपनी हाइट के कंपैरिजन में ऊपर की जानिब 0.5 मीटर हाइट तक वो क्या कर रहा है, वेट्स को लिफ्ट कर रहा है। तो उसका मतलब कि टोटल कितनी हाइट तक हमारे वेट्स ऊपर लिफ्ट हुए। एक तो सीधी सी बात है, इस सरफेस से इसने लिफ्ट किया होगा, तो एक तो पहले तो जो वेट्स हैं वो 1.75 मीटर जो इसकी खुद की हाइट है उतनी ऊंचाई पे गए होंगे। उसके बाद इसका जो हेड है उससे ऊपर 0.5 मीटर की और ऊंचाई पे वेट्स गए होंगे। उसका मतलब कि टोटल कितनी हाइट तक वेट्स को ऊपर कैरी किया गया, तो वो हो जाएगा 1.75 मीटर प्लस 0.5 मीटर।
तो टोटल कितनी हाइट हो जाएगी, टोटल जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 2.225 मीटर। उसका मतलब कि जो वेट लिफ्टर था जिसकी खुद की हाइट थी 1.75 मीटर, उसने जब लिफ्ट किया तो पहले तो उसने 1.75 मीटर जो उसकी खुद की हाइट थी उस तक लिफ्ट किया वेट्स को। उसके बाद उसने अपने सर के 0.5 मीटर और ऊपर वेट्स को लिफ्ट किया, मतलब कि टोटल कितना ऊपर लिफ्ट किया, टोटल उसने 2.25 मीटर ऊपर की जानिब लिफ्ट किया वेट्स को। तो उसका मतलब हाइट कितनी होगी हमारे पास, वो होगी 2.25 मीटर। और जो मास है हमारे वेट्स का जिनको ये लिफ्ट कर रहा है वो है हमारा 50 kg। तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और जी की वैल्यू हमें दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू हमारे पास है 10, हाइट हमारे पास है 2.25 मीटर। तो हम इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1125 जूल। उसका मतलब कि जो हमारा वर्क हुआ वो हो गया 1125 जूल। तो उसका मतलब कि जब बॉडी को वेट लिफ्टर 2.25 मीटर हाइट तक लिफ्ट कर रहा है तो उसके लिए उसको 1125 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन का वो है 1125 जूल। तो अगर आप ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन के अंदर कह रहा है 2125 जूल, बी ऑप्शन के अंदर कह रहा है 2500 जूल, सी ऑप्शन के अंदर कह रहा है 50 जूल, डी ऑप्शन के अंदर कह रहा है 1225 जूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो है हमारे पास 1125 जूल। तो इसके अंदर कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो इसी की वजह से इसको स्कोरिंग से रिमूव कर दिया गया था लास्ट ईयर क्वेश्चन को। बट आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो अब हमारे पास जो 16th नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ 2.9 kg मेटेलिक बॉब एट मीन पोजीशन ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन लीज फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन 0.5 मीटर हाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, तो उस सिंपल पेंडुलम की जो मीन पोजीशन है वहाँ पे उस सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उसकी स्पीड कितनी होगी जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज होके उस इनिशियल पोजीशन पे आता है। और वो जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो 0.5 मीटर हाई है। तो 0.5 मीटर हाई जो हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है उस बॉब की, जब वो वहाँ से रिलीज होके इनिशियल पोजीशन पे आता है तो इनिशियल पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारा सिंपल पेंडुलम है उसकी फिगर को ड्रॉ करके देखेंगे कि यहाँ पे उससे रिलेटेड कौन कौन से पैरामीटर्स हमें मिले हुए हैं और क्या हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा एक फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है और ये सिंपल पेंडुलम का बॉब है। तो हम सपोज़ करते हैं कि बॉब की जो इनिशियल पोजीशन है वो ये है, और यहाँ से जब ये ऑसिलेट करके अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है तो ये है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन जो कि हाइट कितनी पे लोकेटेड है, तो ये 0.5 मीटर हाई है एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई जिससे ये ऑसिलेट करके अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है जो कि 0.5 मीटर हाई। तो इसका जो मास है वो हमें दिया गया है, वो कितना है, वो है 2 kg। तो अब हमें क्या बताना है कि इसकी जो ये इनिशियल पोजीशन है इसके ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब इसकी जो इनिशियल पोजीशन है इस पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम ये चीज़ समझते हैं सबसे पहले कि हमारा जो बॉब है इसका पेंडुलम का, उसकी जो बिल्कुल इनिशियल पोजीशन होगी उस इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी बिल्कुल मैक्सिमम, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी ज़ीरो। मतलब कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी ज़ीरो। और जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो इसका मतलब कि जो टोटल एनर्जी होगी यहाँ पे वो इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो इसका मतलब कि हमारी जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि टोटल एनर्जी पूरी जो है यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है, तो पूरी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है।
तो टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। और जब ये बॉडी हमारी अपनी मेन पोजीशन से ऑसिलेट करना स्टार्ट करती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है, ये हमारा बॉब, तो क्या होता है कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज़ होना शुरू होती है और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ होना शुरू होती है। और यहाँ पे बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर टोटल एनर्जी को फाइंड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे। बट जैसे ही वो एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी आती है तो क्या होता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि इनिशियल पोजीशन पे थी मैक्सिमम, तो वो अब एक्सट्रीम पोजीशन पे हो जाती है ज़ीरो, जबकि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हो जाती है मैक्सिमम, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, दोनों को ऐड करके हमें मिलती है वो टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, तो उसका मतलब कि जो पूरी टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर होगी। तो जो पूरी हमारी टोटल एनर्जी होगी वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है मैक्सिमम, जो कि इक्वल है किसके, टोटल एनर्जी के। तो इसका मतलब कि जो टोटल एनर्जी है इनिशियल पोजीशन पे वो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल, और जो टोटल एनर्जी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन में है वो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के। तो टोटल जो एनर्जी होती है वो तो हमेशा कांस्टेंट होती है, तो जब टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट होगी तो उसका मतलब कि यहाँ पे भी टोटल एनर्जी सेम होगी और यहाँ पे भी टोटल एनर्जी सेम होगी। उसका मतलब कि टोटल एनर्जी यहाँ पे जो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल है वो इक्वल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के। तो इसका मतलब कि जो हमारी इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके इक्वल है। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि मैक्सिमम है वो इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है उसके इक्वल है। तो अब अगर हम स्पीड को फाइंड करना चाहते हैं बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पे, तो उसके लिए हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अब किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, तो सीधी सी बात है, जो इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि मैक्सिमम है वो इक्वल किसके होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी जो कि हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी अगर हम फाइंड कर लें तो इजीली हम बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी तो फिर हम इजीली स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv²। तो हाफ mv² मतलब कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी तो v इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो बिल्कुल हमारी एक्सट्रीम पोजीशन होती है उस पर हम पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला होता है mgh। तो हमारे पास जो m है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है जो कि 2 kg, g की वैल्यू है 10, जबकि h जो है हमारा वो है 0.5, मतलब जो बॉब है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी ऊंचाई पे होगा, 0.5 मीटर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा 20 को जब 0.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो अब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे वो होगी 10 जूल, और ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू इक्वल होती है इनिशियल पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके। तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी हमारी 10 जूल इनिशियल पोजीशन पे, एट इनिशियल पोजीशन। तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी मिल गई जो कि होगी 10 जूल इनिशियल पोजीशन पे। तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हमारे पास 10 जूल, तो वो इक्वल हो जाएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास जो मास है वो है 2, और जो हमारी v है उसको फाइंड करना है तो v²। तो ये जो 2 है ये 2 में जाएगा, तो हमारे पास जो v² है वो इक्वल हो जाएगा कितने के, हमारे 10 के। v² है उसकी वैल्यू हो गई 10, तो हमें सिर्फ v को फाइंड करना है, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब हम 10 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना होगा, तो वो इक्वल हो जाएगा 3.16 के। तो जब हम 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 3.16 के। तो इसका मतलब कि जो स्पीड हमारी होगी वो होगी 3.16 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब कि इनिशियल पोजीशन पे जो स्पीड होगी वो होगी 3.16 मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 3.16 मीटर पर सेकंड।
तो इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया, तो इनिशियल पोजीशन पे स्पीड फाइंड करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी इनिशियल पोजीशन पे, जो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके इक्वल होती है। तो जब हमने एक्सट्रीम पोजीशन वाली पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड किया तो हमें इनिशियल पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू मिल गई, और फिर उससे हमने इजीली कैलकुलेट की स्पीड जो कि इनिशियल पोजीशन पे होगी। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसके अंदर कह रहा है कि व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज हाफ्ड बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ऑप्शन ए में कह रहा है 1/2, ऑप्शन बी में कह रहा है 1/4, या ऑप्शन सी में 1/8, या ऑप्शन डी में 1/6। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि जो कार है उसकी स्पीड को हम हाफ कर रहे हैं, मतलब पहले के कंपैरिजन में उसको हम आधा कर रहे हैं, तो फिर जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस कार की वो कितने टाइम्स डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है उसका बॉडी की स्पीड से ताल्लुक़ होता है। तो सीधी सी बात है, जब बॉडी की जो स्पीड होगी वो कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो स्पीड को हाफ कर देने से काइनेटिक एनर्जी कितनी कम होगी ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv²। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो बॉडी होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी बॉडी की स्पीड के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उस बॉडी की जो स्पीड होती है उसके स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसका मतलब कि अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर हमारी स्पीड को हम कम करेंगे तो उसके स्क्वायर टाइम्स काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो यहाँ पे हमने स्पीड को किया है हाफ, तो हाफ अगर हम करेंगे तो हाफ का स्क्वायर टाइम्स काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मतलब कि हमने स्पीड को दो टाइम्स कम किया है, उसको हाफ कर दिया है, तो हाफ का स्क्वायर टाइम्स हमारी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो उसका मतलब कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, तो 1/4 टाइम्स हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, मतलब कि 4 टाइम्स कम होगी काइनेटिक एनर्जी। तो अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पहले के कंपैरिजन में 1/4, तो उसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कम होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी जो कि 1/4। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 है उसके अंदर क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऑप्शन ए में कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन बी में ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑप्शन डी में इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। तो ये 4 फोर्स हमें ऑप्शंस के अंदर दिए हैं और इनमें से हमें वो पिक करना है जो नॉन कंजर्वेटिव हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और बाकी जो 3 फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, ये जो तीनों होते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो ये जो हमारे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं इनकी लिस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये सारे एग्जांपल्स याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव। तो ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए।